नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारत और नेपाल की सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है और इस खेल के जरिए जो नेपाल के नागरिक है, बांग्लादेश के नागरिक है, वो भारत में आकर के अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं और इसमें साइबर कैफे वालों की भी मिलीभगत सामने आई है। तो नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों को महज 3 से 10,000 रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वह भी बिना किसी दस्तावेज लिए ही। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा रहे हैं। रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ। बताया गया कि अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। जो है पुलिस जो है अपनी लगातार चौकसी रखी हुई है और सीमा से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके जो भी कागजात है वो लोग हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। और इसी क्रम में पिछले करीब 15-20 दिनों में कई विदेशी नागरिक जिनके कागजात सही नहीं थे या बिना कागज के वो अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। इसमें से कई लोग को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उनको जेल भेजा गया है। और इसमें से कई लोग जिनके कागज सही थे उनको पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि एक बार 4 चाइनीज नागरिक भी है जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भारत नेपाल सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल जमकर हो रहा है और वैसी स्थिति में कई ऐसे नेपाल के और बांग्लादेश के नागरिक हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है और भारतीय आधार कार्ड भी बनवा रखा है। देखिए, पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के मोहम्मद जावेद और एक और बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हुई थी जिनके पास से भारतीय आधार कार्ड मिला था। और कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरियाई नागरिक भी गिरफ्तार हुआ था जिसके पास भारतीय आधार कार्ड मिला था। तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि भारतीय आधार कार्ड मिलना और वैसी स्थिति में भारत नेपाल सीमा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इसका बड़ा खेल हो रहा है, पैसे का खेल हो रहा है, नागरिकता देने का खेल हो रहा है। और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसी भी अलर्ट मोड पे है। मोतिहारी के एसपी ने अलर्ट कर दिया है कि सभी जो एसएसबी के जवान है या मोतिहारी पुलिस के जवान है पूरी मुस्तैदी से जांच करे, नेपाल से आने वाले हर नागरिक की जांच करे, भारत से जाने वाले नागरिक की पूरी जांच की जाए, उसके बाद में ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि लगातार भारतीय नागरिकता मिलना और खासतौर पे बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को यहाँ की नागरिकता मिलना, यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की संकेत है। वैसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी जांच भी कर रही है। कई साइबर कैफियों जो कैफे हैं उनको अपने रडार पे भी रखा है। लेकिन जिस तरह से आधार कार्ड मिल रहा है, भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, यहाँ की नागरिकता लोग दिखा रहे हैं, इससे आने वाले समय में बड़े जो है घटना होने के संकेत भी दिख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पे जरूर है, लेकिन दोहरी नागरिकता का खेल जो मोतिहारी के सीमावर्ती इलाकों में चल रहा है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच में जुटी है कि आखिर कौन कौन लोग हैं। बांग्लादेश के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पिछले वर्ष गिरफ्तारी हुई थी, कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरियाई नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। तो लगातार जो बॉर्डर है, बॉर्डर इलाकों पर विदेशी नागरिकों का मिलना और उनके पास से भारतीय आधार कार्ड मिलना, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी पूरी मुस्तैदी के साथ इस जांच में जुटी है कि आखिर दोहरी नागरिकता के खेल में कौन कौन लोग शामिल है। अनुज कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़ी मांग उठ गई है कि स्कूलों के सिलेबस में इसे शामिल किया जाए। बीजेपी की तरफ से ये मांग उठाई गई है जिसका समर्थन जेडीयू ने भी किया है। खबर सामने आ रही है कि इसे मदरसों में भी पढ़ाया जाने की मांग की गई है। बीजेपी के नेता है नीरज कुमार बबलू, उन्होंने यह मांग उठाई है और इस मांग का समर्थन जेडीयू के नेताओं ने भी किया है। उत्तराखंड के बाद बिहार में भी ये मांग की गई है कि सिलेबस में ये ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या इसके प्रभाव पड़े, इसको सिलेबस में शामिल किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके साथ साथ मदरसों में भी इस सिलेबस को शामिल किया जाए।
जो संस्कृत स्कूल है उसमें भी ये शामिल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। नीरज जी, उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को वहां के मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किया। वहां के मदरसों के बच्चे भी पढ़ेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने क्या पराक्रम किया। क्या आप चाहते हैं कि बिहार के स्कूलों में, मदरसों में भी इसको शामिल किया जाए ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, निश्चित रूप से ये काफी अच्छी पहल है। हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए पढ़ाई जाना चाहिए हर स्कूल में। और ये तो पूरे देश का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे सेना के पराक्रम का सवाल है। हमारे सेना के पराक्रम को हर लोगों को जानना चाहिए, हर बच्चों को जानना चाहिए, पूरे देशवासी को जानना चाहिए। वो भी जाने पूरे देश के सभी राज्य में पढ़ाई होनी चाहिए, सभी राज्य में। बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि करना चाहिए। तो आप, चूंकि ये एक बड़ा बयान दे रहे हैं सर, इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भ्रम फैला रहा है जो भी आपके विरोधी पार्टी, वो बिहार के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। जब उत्तराखंड में लागू हो गया तो पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड के मदरसे में जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, अगर ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया गया है तो ये तो बिल्कुल ही सही कदम है। अब उस पाठ्यक्रम का अवलोकन, चूंकि आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर में एक नई परिपाटी चली धर्म के आधार पर। तो ये धर्म का बुनियाद पर नहीं चलता। आतंकी होता है और उसके खिलाफ जो शहादत का रिकॉर्ड भी आप देखिएगा तो बिहार में मोहम्मद इम्तियाज ने शहादत दिया। और देखिए, बागेश्वर बाबा ने मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से ये हुंकार भरी ये आह्वान किया कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका इसमें सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार आकर उन्हें अच्छा लगता है। ये भी उन्होंने कहा कि हम लगातार बार बार ये कहते आ रहे हैं कि अगर हमें फिर कोई जन्म मिले तो वो बिहार में ही हमारा जन्म हो। बागेश्वर बाबा ने क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनाते हैं। बिहार की भूमि पर जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की माता की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। और बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार में आने से रोका था, तब नौबतपुर तरेतपाली मठ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना था। 12 लाख लोगों ने आकर के कथा को सुना था। हम बिहार का कर्जा नहीं चुका सकते। बिहार का कर्जा है हम पर। मुजफ्फरपुर वालों, आपकी श्रद्धा देखो, रात के 10 बज रहे हैं, गली गली रस्ते रस्ते में मेला लगा है। पंडाल के चारों तरफ पागल ही पागल दिखाई दे रहे। देखो, ऊपर चढ़े, टेंटों पे चढ़े, देखो तो इधर जिगजैग पे चढ़े, चेहरे पर हंसी है, माथे पर तिलक है, माताओं में उम्मीद है, युवाओं में जोश है, लेकिन जोश के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व का होश भी भरा हुआ है। और मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और देखिए, बागेश्वर बाबा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और बातचीत के दौरान कहा कि कुछ गद्दार जो हैं वो देश में भी छिपे हुए हैं जिन पर मिसाइल गिराने की जरूरत है। इसके साथ साथ जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि उससे ज्यादा जरूरी है कि गरीबों की गणना की जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी अपनी मान्यताएं और अपनी सोच है। उनकी सोच राजनेता से अलग भी हो सकती है। हाँ, यह समानता भी हो सकती है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे सनातन धर्म के आध्यात्मिक गुरु भी जनता का कल्याण और देश हित के बारे में सोचते हैं, जैसा भाजपा सोचती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश एक मत है कि सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और देश के सैनिकों ने अपना साहस और शौर्य दिखाते हुए आतंकी और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक आध्यात्मिक गुरु यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो वह उनके लिए स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि धर्म के आधार पर जो भी राष्ट्र बने हैं वहां लोकतांत्रिक अधिकारों का बिल्कुल क्षरण होता है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है,
तो क्या वहां गरीबी दूर हो गई, वहां मुफलिसी दूर हो गई, वहां बेरोजगारी दूर हो गई? तो धर्म को जीवन शैली और धर्म धारण करने का चीज है। अब धार्मिक साधु संत लोग भी केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा तो विनम्र अनुरोध होगा कि धार्मिक बातों से इतर हट करके संन्यास लेना चाहिए और राजनीतिक दल में शामिल होकर या राजनीतिक दल गठन करके अपनी भूमिका निर्वाहन करना चाहिए। हमारे देश को बाबा जैसे लोगों का कमेंट की जरूरत नहीं है। हर देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे भारत के जो सैनिक हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, शौर्य हैं, उनकी गाथा अपरंपार है। वो जब एक से एक गाथा उन्होंने लिख रखा है। और रही बात बिहार की, तो बाबा ये जान लीजिए, बिहार के लोग सामाजिक समरसता का एक मिसाल है। आप कितना भी अपने भाषण से या बातों से लोगों को अलग कर सकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता एकजुट रहेगी, यहाँ की सामाजिक समरसता बनी रहेगी। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बीजेपी के ऐसे एजेंट जो चंदा वसूलने का धंधा करते हैं और उसी भिक्षा से अपना पालन पोषण करेंगे और बातें करेंगे राष्ट्रवाद का, बिहार देश की बेटियों के बारे में। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर तो सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़े, पाकिस्तान से उनका कनेक्शन जोड़ दिए। हम सारे विपक्ष सेना के साथ हैं, सेना पे गर्व है। आपकी बोली पे भरोसा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपका काम है प्रवचन करना, कीजिए। बागेश्वर बाबा ने कहा कि 1965 और 1971 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुसकर के मारा। जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि काम हम घर में पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को या। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदू एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई की जाएगी। ये सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है और ऐसे में कई जो टिप्पणियां हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है। मंगलवार को भी कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर 3 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई और जस्टिस जॉर्ज की पीठ ने कहा कि हर एक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए आज सुनवाई तय की है। और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके ऊपर एक और केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है, जहां लखनऊ के बाद अब वाराणसी में नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप नेहा सिंह राठौर के ऊपर। हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां यूट्यूबर गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि लखनऊ के बाद अब वाराणसी में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप उनके ऊपर। हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष ने यह मुकदमा दर्ज कराई है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, उसकी उपलब्धियों को का जो संदेश है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया था वो डेलीगेशन अब रवाना होना भी शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि जो नेतृत्व तय किया गया था और वो नेतृत्व अब पहुंचेगा अलग अलग जगहों पर जहां इसकी उपलब्धियां बताई जाएगी।
बता दें कि जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 60 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं। पुंछ फॉरवर्ड पोस्ट से भी पाकिस्तान के 5 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। साथ ही इस ऑपरेशन सिंदूर में एआई का भी इस्तेमाल हुआ था और इस एआई के इस्तेमाल के जरिए जो पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकाने हैं उसको तबाह किए गए। और बता दें कि इस एआई के इस्तेमाल की वजह से भारतीय जवानों को पाकिस्तानी अड्डों को बर्बाद करने में बेहद मदद मिली। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उसी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची। 6 और 7 की दरमियानी रात भारत का एक एक नागरिक नहीं भूला है। पाकिस्तान ने भारत पर आधी रात जाकर हमला किया था, जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में आतंकियों के आका सोए हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए, कई सवाल उठाए गए। पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल जिस सर्विलांस रूम में हम हैं, यहां पर एक एक सबूत आपको दिखाएंगे और वो सबूत इस तरीके से। आप देखिए, सर्विलांस रूम के अंदर जो एलईडी में तस्वीरें आपको दिख रही हैं, एक एक चौकी को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक के बाद एक धमाके वहां पर हो रहे हैं। किस तरीके से इन जवानों को मदद मिली एआई टेक्निक की, और ये सर्विलांस रूम में किस तरीके से वैसे हाई टेक्निक कैमरास लगे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एक एक पोस्ट पर नजर रखी हुई थी, हर एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी। आप देखिए तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक एक अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। बैक टू बैक अटैक हुआ और बैक टू बैक किस तरीके से ध्वस्त किया है। धू धू कर जलती एक एक पोस्ट को अपनी आंखों से जब जवानों ने देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे हौसले और बुलंद हुए। तब आपने तो अपनी आंखों से मंजर देखा, इसी सर्विलांस रूम में आप मौजूद थे, कैसे आपको कमान मिली, क्या क्या एक्टिविटी उस समय आपने की? जी, रात के करीब 2 बज रहे थे तो एकदम अचानक से फायर आया। तो पाकिस्तान की ओर से हमारे कमांडर साहब ने हमें आदेश दिया कि हाँ उनका फायर आ रहा है, तो ये चेक करो कि अपने जितने भी इक्विपमेंट है उनसे चेक करो फायर कहाँ से आ रहा है, कौन सा पोस्ट फायर कर रहा है, किस तरफ कर रहा है। तो हमने सबसे पहले यही पता लगाया कि कहाँ से फायर आ रहा है, ताकि वहाँ भारी तादाद में दुश्मन को फायर डाल के उस दुश्मन को बर्बाद किया जाए। तो हमारे जो दोस्तों ने अच्छे से फायर डाला, वहीं एक्यूरेट फायर डाला, जिससे हम उसको सर्वेलेंस करते रहे। ये वीडियो हमने बनाए जिससे हम आप तक पहुंचा पाए कि हमने किस तरह दुश्मन को ध्वस्त किया और मिट्टी में मिलाया। ये आपके सामने देख रहे हैं आप लोग वीडियो। इसी द्वारा हम यही सर्वेलेंस में जिस दिन तक फायर का उल्लंघन हुआ हम यहीं थे और हम 24/7 आवर्स यहीं पर रहे। और आज भी आप उस दिन से लेके आज भी यहीं पर मौजूद हैं आज तक? जी मैम, हम आज भी यहीं मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो धोखा देके हमें चोट पहुंचा सकता है। और देखिए, मुंगेर से जल्द हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। एयरपोर्ट जो है वो जल्द बन जाएगा और लोगों को यहाँ से बड़ी राहत मिलेगी। और मुंगेर ही सिर्फ नहीं बल्कि मुंगेर के जो आसपास जिले हैं वहाँ के भी जो लोग हैं उस हवाई अड्डे का फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर,
वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीम 22 से 27 मई के बीच बिहार पहुंचेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम इन सभी जिलों में हवाई सेवा शुरू करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुंगेर में सदियों से लोगों को हवाई यात्रा का एक बहुत बड़ा शौक भी था और आवश्यकताएं भी थी। आवश्यकताएं इसलिए थी कि बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल केसेस आते हैं जिसको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पटना जाने की आवश्यकता पड़ती है। बावजूद इसके यहाँ पर जो उसकी संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी और यातायात का साधन नहीं था, तो लोग गंभीर रूप से बीमार होकर के जान जाने की स्थिति आती थी। ये मुंगेर के लिए बहुत बड़ा एक ये बहुत बड़ा कह सकते हैं हट होगा कि इलाज के लिए भी और लोगों के यातायात के लिए भी। मुंगेर के तमाम लोगों की जो सोच पूर्व से रहा है, आज तक हम लोग जब कभी भी कहीं बाहर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या इलाज के लिए, तो पटना या बड़े शहरों के लिए एयरपोर्ट की होना अति आवश्यकता है। बड़े सौभाग्य की बात है, देर हुआ बट दुरुस्त हुआ। सरकार की आंखें और नजरिया मुंगेर के प्रति खुला है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।